नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। और मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, एसबीआई होम लोन काउंसलर। आज मैं दोस्तों देने वाला हूं आपको ऐसी जानकारी जो दिल्ली एनसीआर में होने वाला जो प्रॉपर्टी का एक ट्रांजैक्शन का टाइप है, जिसके बारे में जो होम बायर्स हैं या खास तौर पर जो नए होम बायर्स हैं, उनको आइडिया नहीं है, ना तो उस ट्रांजैक्शन का नाम पता है, ना उसका प्रोसेस पता है दोस्तों। तो आज करेंगे उसी ट्रांजैक्शन पे बात दोस्तों, जिसको कहा जाता है एंडोर्समेंट। दोस्तों एंडोर्समेंट क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ पर आपको एंडोर्समेंट का प्रॉपर्टी लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ये सारी जानकारी दूंगा दोस्तों मैं आपको एक ही वीडियो में। तो जुड़े रहें अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज का भी। तो साथियों देखिए, अभी तक जो प्रॉपर्टी में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या होते थे, उनको जनरली जो लोग जानते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि प्रॉपर्टी है आप खरीद रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी ने पहले परचेज की हुई है, जिसको कि रीसेल ट्रांजैक्शन बोला जाता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों, कोई आप नए प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जो कि एक बिल्डर द्वारा आपको बेचा जा रहा है और मिलेगा आपको 4 से 5 साल में अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो वो बेसिकली आपका कहलाया जाता है कि डायरेक्ट आपका न्यू बुकिंग है या न्यू अलॉटमेंट के द्वारा आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि कई बार आपको जो प्रॉपर्टी है वो अलॉट होती है गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा। मान लीजिए डीडीए द्वारा, जीडीए द्वारा या एमडीडीए द्वारा, अगर आप देहरादून वगैरह में लेते हैं तो एक टाइप ये भी होता है दोस्तों प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का। अब दोस्तों बात करते हैं जिसके बारे में ये पूरा वीडियो रहने वाला है, एंडोर्समेंट। तो मित्रों जो एंडोर्समेंट होता है बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी बिल्डर द्वारा पहले बेची गई है, किसी भी आपका जो सेलर है जो आपको बेच रहा है उसको बिल्डर द्वारा बेची गई है और अभी उसने उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराई है। राइट नाउ वो उस प्रॉपर्टी का अलॉटी है, ऑनर नहीं है। ये चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को। अलॉटी और ऑनरशिप में डिफरेंस होता है दोस्तों। तो राइट नाउ जो आपको बेच रहा है एंडोर्समेंट में वो अलॉटी है। उसने क्या है, प्रॉपर्टी खरीदी है 5 साल पहले या 10 साल पहले। सपोज मान लीजिए कि उसने खरीदी है 50 लाख रुपए की और आज वो प्रॉपर्टी आपको वो बेचता है 1 करोड़ रुपए की, 1 सीआरपी। तो बेसिकली जो उसको 50 लाख रुपए जो मिल रहा है वो उसका बेनिफिट है दोस्तों, और उसे बोला जाता है प्रीमियम। कि उसने प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी और वो 1 करोड़ की बेच रहा है, तो जो 50 लाख रुपए है दोस्तों वो उसका हो गया प्रीमियम। तो मित्रों जो सेलर अभी अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहे हैं वो राइट नाउ एक अलॉटी है, ऑनर नहीं है। और वो क्या करेंगे कि अपना जो अलॉटमेंट है दोस्तों वो अलॉटमेंट आपको ट्रांसफर कर देंगे। उसी को एंडोर्समेंट कहा जाता है। जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है या बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, अगर कभी भी आप उसके पेज पलट के देखेंगे तो लास्ट में वहां पर एंडोर्समेंट के लिए ऑप्शन लिखा होता है। जो एंडोर्समेंट करेगा और जिसके फेवर में करेगा, दोनों की डिटेल होती है दोस्तों। जहां की जो बंदा आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसकी डिटेल होती है, और जिसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसकी डिटेल होती है दोस्तों। और साथ में जो बिल्डर है दोस्तों, बिल्डर का ये रूल होता है कि बिल्डर से जो आपका सेलर है वो पहले एनओसी लेता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मैं इनको बेचना चाहता हूँ और मेरा कोई ड्यू नहीं है, या अगर ड्यू है तो कितना है। वो सारी चीजें एक लेटर पे आपको मिल जाती है दोस्तों, और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन मूव होता है। तो दोस्तों जब आपका ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के बाद की सारी लाइबिलिटीज जो हैं वो आपकी बिल्डर से आ जाती है। जैसे कि सपोज मान लीजिए अगर आप एक नया फ्लैट बिल्डर से खरीदते, तो बिल्डर के जो भी उसमें दायित्व है वो आपके प्रति, वो सारी चीजों को वो फॉलो करेगा। सेम इस कंडीशन में भी दोस्तों ऐसे ही होता है, बट आफ्टर ट्रांसफर। जब भी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, वो जो अलॉटमेंट है उस पर आपका नाम चढ़ जाएगा। बिल्डर का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वहां पर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। पुराने बायर की जगह अब आपका नाम आ जाएगा, और फर्दर जो चीजें हैं फिर मान लीजिए पोजीशन है, रजिस्ट्री है, या कोई डिमांड बची हुई है, तो बीच में रह जाएंगे आप और बिल्डर। जो बेचने वाला है दोस्तों वो अपना प्रॉफिट लेके, अपना मार्जिन लेके, या अपना जो उसका अमाउंट है प्रॉपर्टी का वो लेकर निकल जाएगा। उसका रोल दोस्तों खत्म हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, जो होम बायर्स है उनको क्लैरिटी नहीं होती कि ये जो पेमेंट है, ये तो पेमेंट हम इनको दे रहे हैं, और ये मान लीजिए बीच में से अब निकल जाएंगे पेमेंट होने के बाद आफ्टर ट्रांसफर। तो फर्दर जो चीजें हैं मेरी वो किस प्रकार मूव होंगी और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उसको लेके जो डाउट्स है वो सारे मैं डाउट आपको क्लियर करूंगा दोस्तों इसी वीडियो में। तो जुड़े रहें अंत तक दोस्तों। तो साथियों अब तक आप समझ चुके होंगे कि एंडोर्समेंट का जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है वो किस प्रकार मूव होता है और एंडोर्समेंट उसको क्यों कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एंडोर्समेंट जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जो कि एंडोर्समेंट के द्वारा आपके नाम पर आएगी, उस पर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, जो कि जनरली जो होम बायर्स हैं 80% मार्केट में प्रॉपर्टी जो परचेज करते हैं वो होम लोन के माध्यम से परचेज करते हैं। तो साथियों ऐसे में जो आपको होम लोन मिलेगा एंडोर्समेंट वाली प्रॉपर्टी पे, वो कितना परसेंट होम लोन मिलेगा और किस बैंक से मिलेगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस पे। तो साथियों जनरली जो एंडोर्समेंट वाले जितने भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर सभी बैंक्स लोन नहीं करते हैं दोस्तों। प्राइवेट बैंक्स कुछ करते हैं, कुछ एनबीएफसीज करते हैं,
अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता है दोस्तों, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर एंडोर्समेंट की प्रॉपर्टी पे लोन करेगा दोस्तों, तो उसमें कुछ उनकी कंडीशंस हैं जो कि बायर को फेवर में रख के बनाई गई हैं, जिससे कि जो बायर का जो हित है वो कहीं ना कहीं इंश्योर हो पाए। क्योंकि जनरली क्या होता है इन ट्रांजेक्शन के अंदर, बाद में क्या होता है जब बायर ने प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसा सेलर को चला गया, तो बाद में दोस्तों रजिस्ट्री नहीं हो रही है या पोजीशन नहीं मिल रहा है या बिल्डर ने कुछ और चार्जेस लगा दिए, इस तरह की समस्या आती है दोस्तों। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना चाहते हैं एंडोर्समेंट की प्रॉपर्टी पे दोस्तों, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी बिल्डर्स की जो प्रॉपर्टी है उस पे एंडोर्समेंट ट्रांजेक्शन पर लोन नहीं करता है। करता है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर आपका जो बिल्डर है वो फुलफिल करता है, आपका जो सेलर है वो फुलफिल करता है, आप फुलफिल करते हैं, तो उस केस में आपको एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी पे भी होम लोन मिल सकता है साथियों। अदरवाइज अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं कराना चाहते हैं, या मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी पसंद है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर रहा है, तो आपके पास अदर बैंक्स के ऑप्शन है दोस्तों, जो भी मार्केट में अवेलेबल है। प्राइवेट और एनबीएफसी सारे बैंक्स करते हैं। डिपेंड करता है कि जब भी आप उनसे बात करेंगे तो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर ले दोस्तों, वो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों जब भी आप एंडोर्समेंट वाली प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो बेसिकली जो उसमें प्रीमियम है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपके सेलर हैं अगर उन्होंने प्रॉपर्टी 50 लाख की सपोज परचेस की है और आज वो आपको 1 करोड़ रुपए की बेचते हैं दोस्तों, तो 50 लाख रुपए उनका हो गया प्रीमियम। तो प्रीमियम के केस में दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है प्रीमियम को फंड नहीं करता दोस्तों। बेसिकली जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट है सपोज 50 लाख है, तो बैंक उसी वैल्यू को कंसिडर करेगा दोस्तों, और उस पर 80% जो लोन बनता है दोस्तों, लगभग 40 लाख रुपीज आपको मिलता है स्टेट बैंक के द्वारा। बट सेम ट्रांजेक्शन आप अदर बैंक में, प्राइवेट बैंक में किसी में अगर कराते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से फंड करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप अदर बैंक में जाए दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लेस देन आपका 50 लाख रुपीज है, तो उस केस में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जा सकते हैं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी भी एंडोर्स प्रॉपर्टी में लोन करेगा दोस्तों, तो उसके कुछ कंडीशंस हैं। पहला तो जो प्रोजेक्ट है दोस्तों उसका ओसी और सीसी आ चुका हो दोस्तों। जब भी आप कोई एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जरूर समझना है अपने सेलर से या जो भी आपकी डील करा रहे हैं, अगर कोई मीडिएटर है साथियों, कि उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या उस बिल्डर को मिल चुका है दोस्तों। क्योंकि ये दो डॉक्यूमेंट होने दोस्तों बहुत ही अनिवार्य हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा, पैसा चला जाएगा आपके सेलर को, जो कि अगर आप प्राइवेट बैंक से अगर होम लोन लेते हैं तो। लेकिन स्टेट बैंक से अगर लेंगे तो स्टेट बैंक करेगा ही उस कंडीशन में जब ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं आपके बिल्डर के पास अवेलेबल होंगे दोस्तों। यही बेनिफिट है दोस्तों कि जो बेसिकली स्टेट बैंक का जो ड्यू डिलिजेंस है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेके, वो बहुत ही स्ट्रांग है। अदर देन जो भी मार्केट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे एनबीएफसीज हो, बट स्टेट बैंक में दोस्तों जो भी प्रॉपर्टी पे लोन किया जाता है तो उसका प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है दोस्तों, सो दैट कि जो बायर है लाइफ टाइम उसको पीस ऑफ माइंड रहे अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके दोस्तों। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप किसी अदर बैंक से लोन करा रहे हैं क्योंकि आपको फंड्स ज़्यादा चाहिए, उतने फंड्स में आपका काम नहीं चलेगा जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है एंडोर्समेंट होम लोन में। या फिर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उस प्रोजेक्ट पे लोन नहीं हो रहा है जिसमें कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्डर के पास अवेलेबल नहीं है साथी। तो ऐसे में दोस्तों जब भी आप प्राइवेट बैंक से लोन करवा रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एग्रीमेंट टू सेल आप कितने का दे रहे हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ का दे रहे हैं, लोन आपको जितना भी चाहिए 75 लाख या 70 लाख, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 75% ही होता है मैक्सिमम। तो मान लीजिए 75 लाख रुपए अगर आप लोन वहां पे अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो जो 75 लाख रुपए है वो आपके सेलर को जाएगा। किस प्रकार जाएगा, क्या उसका ट्रांच रहेगा, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, उस चीज को जरूर आप समझ लें। दूसरा जो बिल्डर है दोस्तों, बिल्डर से भी ये चीज आप जरूर इंश्योर करवा लें कि जो रजिस्ट्री होगी उसमें जो रजिस्ट्री है वो 1 करोड़ रुपए की ही पे की जाएगी दोस्तों। क्योंकि जनरली नोएडा एक्सटेंशन वगैरह में क्या हो रहा है, बिल्डर्स क्या करते हैं, कुछ पैसा एडवांस लेके जमा करवा के रख लेते हैं या स्टैम्प पेपर्स खरीदवा देते हैं दोस्तों। ऐसे में आपको स्टैम्प पेपर तभी खरीदना है दोस्तों जब आपको ये चीज इंश्योर हो जाए कि जितने का आपका ट्रांजेक्शन है उतने का ही स्टैम्प ड्यूटी लिया जाएगा दोस्तों। हालांकि उसमें जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट लिखा जाएगा दोस्तों वो उतना ही लिखा जाएगा जितने में आपके सेलर ने प्रॉपर्टी परचेस की है, क्योंकि बिल्डर के पास जो ऑन रिकॉर्ड पैसा गया है वो उतने ही गया जितने में आपके सेलर ने प्रॉपर्टी परचेस की थी दोस्तों। तो सपोज मान लीजिए कि 50 लाख की आपके सेलर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो आपको 1 करोड़ की बेच रहा है, तो आज आप 1 करोड़ रुपए की अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कराते हैं दोस्तों, या बैंक में एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्री भी 1 करोड़ रुपए के स्टैम्प ड्यूटी पे ही करानी है। बेशक उसमें बिल्डर आपका वो लिखेगा कि ये प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बेची गई थी या सेल कंसेशन 50 लाख रुपए होगा। साथ में आप उसमें ऐड करा सकते हैं
कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है 1 करोड़ रुपए की इसलिए भरी जा रही है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज़ की है दोस्तों। अब दोस्तों कई सारे होम बायर्स के मन में ये ऑप्शन आएगा कि जब प्रॉपर्टी हम 1 करोड़ की खरीद रहे हैं तो उसमें 50 लाख रुपए रजिस्ट्री में क्यों लिखा जाएगा दोस्तों? तो देखिए होता क्या है कि जब ये प्रॉपर्टी परचेज़ की गई थी ओरिजिनल अलॉटी द्वारा साथियों, तो 50 लाख की परचेज़ की गई थी और बिल्डर के पास जो भी पैसा गया है, अकॉर्डिंग टू लेज़र अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेना होता है, वो मैं आगे बताऊँगा जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेज़र अकाउंट स्टेटमेंट जितना पैसा गया होता है दोस्तों, बिल्डर उतने पैसे के लिए ही लायबल है और उतने पैसे ही लिखेगा। वो अगर 1 करोड़ रुपए लिखेगा तो उसके पास क्या होगा, उसके पास ट्रांज़ैक्शन में 50 लाख है दोस्तों, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो लिखेगा कि भाई ठीक है मार्केट वैल्यू इसका इतना है, बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी इतने की बेची गई थी और बिल्डर के रिकॉर्ड में इतना पैसा है, तो वो उतने पैसे ही उसमें लिखेगा दोस्तों। दूसरी एक और बात साथियों कि जब भी मान लीजिए कोई आप प्रॉपर्टी का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है दोस्तों, उसमें क्या कंडीशन होती है कि एक तो जो सर्कल रेट होता है, सपोज़ एक प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 50 लाख रुपए है दोस्तों और उसको आप परचेज़ कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए में, जो कि आप उसको शो कर रहे हैं बैंक में या रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, व्हिच एवर इज़ हाईएस्ट होती है दोस्तों, कि प्रॉपर्टी की सर्कल रेट वैल्यू बेशक 50 लाख है, बट क्योंकि आप 1 करोड़ रुपए का सेल ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, सेल कंसिडरेशन आपका 1 करोड़ है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1 करोड़ के ही स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम जब है दोस्तों, जब आपका बिल्डर ये बोले कि नहीं जी 50 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराओ आप, क्योंकि 50 लाख हमारे पास आया और 50 लाख के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करो। वहाँ प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि बैंक ने जो लोन असेसमेंट किया है, वो 1 करोड़ पे हुआ है, जो कि आपने बैंक को एग्रीमेंट टू सेल दिया है दोस्तों। और आप जो टीडीएस भी काटेंगे दोस्तों, वो 1 करोड़ पे काटेंगे। प्लस जो मार्जिन भी आप देंगे 1 करोड़ के हिसाब से देंगे। तो ऐसे में चीज़ें मिसमैच हो जाएँगी दोस्तों और वो कहीं न कहीं जो रेवेन्यू है उसका एक तरीके की चोरी मानी जाती है। अगर आपका बिल्डर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो बेशक आप अपने सीए से या डीड राइटर से ये चीज़ कन्फर्म ज़रूर कराएँ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टीडीएस की। जो टीडीएस है वो टीडीएस आपको अपने सेलर का काटना है या बिल्डर का काटना है दोस्तों। तो देखिए बेसिकली जो एंडोर्समेंट का ट्रांज़ैक्शन है दोस्तों, अगर आपके सेलर का पूरा पैसा जमा है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में उसका जो टीडीएस है वो ऑलरेडी जमा होगा और उसको जो टीडीएस रिफंड अगर लेना है तो वो अपने बिल्डर से लेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी उससे परचेज कर रहे हो और जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो बायर की होती है, सेलर का टीडीएस डिडक्ट करके उसके पैन में जमा करने की। तो आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है बंदा, जो अलॉटी है, उसका टीडीएस काटना है, उसके पैन में टीडीएस जमा करना है दोस्तों। टीडीएस दोस्तों इस प्रकार जमा होता है, सपोज़ अगर आप मान लीजिए आपके 2 सेलर हैं और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 50-50 लाख रुपए के हिसाब से 1% अगर वो इंडियन रेज़िडेंस है दोस्तों, तो आपको दोनों सेलर के पैन में जमा करना होता है दोस्तों और जो टोटल सेल कंसिडरेशन अमाउंट था आपका 1 करोड़, उसमें लेस करके आपको जो पैसा देना है दोस्तों, उसको अब 99 लाख देना है दोस्तों, क्योंकि 1 लाख रुपए आपने उसके टीडीएस में जमा कर दिया एडवांस में उसके पैन में दोस्तों। अगर आपका सेलर मित्रों एनआरआई है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मैंने देखा है कई ट्रांज़ैक्शंस में, मेरे पास भी कुछ लोन आए जिसमें कि जो कस्टमर्स थे सेलर, वो अपना एनआरआई स्टेटस को कहीं न कहीं हाइड करना चाह रहे थे सो दैट कि टीडीएस उनका 1% कटे। तो दोस्तों ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके मीडिएटर हैं, सेलर हैं, बिल्डर हैं, जिनके द्वारा भी हो रही है, तो आप अपफ्रंट अगर आपको लगता है कि कोई अगर कहीं ऐसी बातें आ रही हैं कि जी सेलर बाहर है या सेलर बाहर से आएगा या अब्रॉड में है या कुछ भी अगर हिंट आपको मिलता है दोस्तों, तो सेलर का जो एनआरआई स्टेटस है वो ज़रूर आप एक बार कंफर्म कर लें अपने ब्रोकर से, बिल्डर से या खुद से जिस भी तरीके से, क्योंकि उसमें जो टीडीएस की लायबिलिटी है मित्रों, वो 12.5% प्लस 4% सेस है दोस्तों, जो कि आपको डिडक्ट करना होता है सेलर का। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए आपने 1% कर लिया मित्रों, तो बाद में जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो फिर आपकी मानी जाती है और ऐसे में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों कि जो प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करते हैं कोई एंडोर्समेंट में और अगर आपके सेलर का भी एक्जिस्टिंग कोई लोन चल रहा है दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कर लेनी है कि जो सेलर का लोन चल रहा है, वो कितना आउटस्टैंडिंग है और आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं, क्या वो इस ट्रांज़ैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी पे लोन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर सेलर का लोन चल रहा है दोस्तों और सेलर का लोन जो है वो आपके लोन से ही रीपे होना है या आपके मार्जिन से रीपे होना है दोस्तों, तो ये चीज़ आप पहले डिस्कस कर लें
अपने सेलर के साथ या ब्रोकर के साथ, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है दोस्तों। अब मान लेते हैं कि आपका सेलर ये कहता है कि जी नहीं, मेरे को तो प्रॉपर्टी जो बेचनी है वो बेचने का रीज़न ही यही है कि मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, मैं इसको आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो मेरे लोन की लायबिलिटी है वो या तो आप अपने मार्जिन से पे करो या आप जहाँ से लोन ले रहे हो लोन के थ्रू पे करो। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि सभी बैंक्स जो हैं सेलर बीटी लोन नहीं करते हैं, और ख़ास तौर पे तो ये एंडोर्समेंट हो गया, क्योंकि ये क्लियर सेलर बीटी भी नहीं है, क्योंकि जो सेलर है वो ओनर नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में वो कई सारे बैंक नहीं करते हैं। ऐसे में जर्नली ऑप्शंस आपको मिलेंगे, या तो एनबीएफसीज के मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज और फीस लेते हैं, या फिर ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी आपका लोन हो सकता है दोस्तों। इस ट्रांजेक्शन को अगर करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, एसबीआई होम लोन काउंसलर, जो कि पिछले 13 सालों से होम लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं दिल्ली एनसीआर में दोस्तों। तो इस ट्रांजेक्शन को करने का भी दोस्तों प्रोसीजर है। उसमें क्या होता है, सेलर को हमें एंट्रीम गारंटर बनाना होता है दोस्तों, जब तक कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाती। ट्रांसफर मतलब रजिस्ट्री नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक के लिए सेलर को गारंटर बनना होता है। अगर आपका सेलर एग्री करता है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होम लोन ले सकते हैं, एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी पे भी। बट अगेन मैं बता दूं आपको, एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन जब भी करता है दोस्तों, जब बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट रेडी हों, सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस पूरे हों दोस्तों, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया हो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया हो, और उसमें रजिस्ट्री हो रही हो दोस्तों। इसके बावजूद कुछ कंडीशंस है दोस्तों, अगर किसी को कराना होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। अब मित्रों मैं बताता हूँ कि जो ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार से प्रोसेस होता है और मूव होता है दोस्तों। तो देखिए, जब आपका मान लीजिए लोन हो गया, जितने अमाउंट का भी आपको लोन लेना है, और जो आपका मार्जिन है वो सारा आपका रेडी हो गया दोस्तों, तो जनरली क्या होता है, जो बिल्डर का ऑफिस है, बिल्डर के ऑफिस में जो आपका सेलर है और जो आप बायर हैं और जो बिल्डर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होता है उनका, जो ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, तो वहाँ पर तीनों को अवेलेबल होना होता है, और बैंक द्वारा जो डीडी है या पे ऑर्डर है वो वहीं डिलीवर होता है दोस्तों। और वहाँ पर क्या होता है, जो अलॉटमेंट है ओरिजिनल, उस पर जो है साइन होते हैं बेचने वाले के, खरीदने वाले के, सारी चीज़ें होती हैं। प्लस जो बिल्डर का रजिस्टर है, लेजर है, उसमें भी मेंशन होता है किस डेट में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों। उसके जब ये ट्रांजेक्शन हो जाता है दोस्तों, उसके तकरीबन 5 से 7 दिन बाद जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, उसका जो अलॉटमेंट लेटर है या बीबीए जिसे कहते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट टू सेल जो कहते हैं दोस्तों, ये सारा का सारा आपके नाम पर नए तरीके से बनाकर, मतलब पेपर वही रहेंगे, उस पर नाम आपका ऐड हो जाता है दोस्तों, जो बिल्डर का सिस्टम है, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक में सबमिट हो जाते हैं, मॉर्गेज हो जाते हैं दोस्तों। और फर्दर फिर जब आपकी रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री भी आपकी बैंक में मॉर्गेज हो जाएगी दोस्तों। और जब भी कभी भविष्य में आपका लोन खत्म होगा, तब वो सारे पेपर आपको बैंक से मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। जो प्रॉपर्टी है आपको ट्रांसफर होती है आपके अलॉटी के द्वारा, और बिल्डर उसको जो है आगे एग्जीक्यूट कराता है। जब भी फर्दर आपकी जो रजिस्ट्री होगी, जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर, पोजेशन का, रजिस्ट्री का, या जो भी चीज़ है, फिर उसमें बिल्डर आ जाता है बिल्कुल मेन उसमें, और जो आपका सेलर है दोस्तों, वो उस दिन के बाद से उसमें से निकल जाता है साथियों। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर इस वीडियो से दोस्तों कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो पाई हो इस ट्रांजेक्शन को लेके, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जो कि देसी लोन एडवाइज़र के नाम से है दोस्तों। हमारे चैनल पे आपको मिलती हैं दोस्तों होम लोन से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ दोस्तों। तो जुड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।